हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। तो हम मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम देख रहे थे कि मिनरल न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और जो प्लांट्स हैं, जो पादप हैं, उनमें इनका क्या फंक्शन है। अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था मोबाइल और इमोबाइल जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम पे हमने बात की थी, हमने अपना टॉपिक हमने यहीं पे छोड़ा था जब हम बात कर रहे थे मोबाइल एलिमेंट और ई मोबाइल एलिमेंट। क्या होता है मोबाइल और ई मोबाइल? जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, मोबाइल यानी कि जो एलिमेंट मूव करेंगे, मूव यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, उसे हम मोबाइल एलिमेंट कहेंगे। सेम वैसे इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इमोबाइल एलिमेंट। इमोबाइल क्या होंगे, जो मूव नहीं करेंगे यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, इमोबाइल एलिमेंट कहते हैं। अब यदि हमने पढ़ा मोबाइल एलिमेंट के बारे में तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने कहा था दीज एलिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड हेंस आर कंसिडर्ड मोबाइल। यानी कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके आर पार जा सकते हैं। अब अगर आर पार जा सकते हैं तो क्या इनका बेनिफिट है, क्यों ये आर पार जा रहे हैं, अगर जा भी रहे हैं तो हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या फंक्शन है। मेनली हम उसी चीज को पढ़ते हैं जहाँ जिनका कोई फंक्शन होता है, जिनका कोई रीजन होता है। और यहाँ पे जो भी होती है, जो भी प्रोसेस होती है, जो भी यहाँ पे क्रियाएं होती हैं, उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो यहाँ पे अगर ये जो एलिमेंट है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इनका कोई फंक्शन होगा, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, इन द केस ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स सच एज पोटेशियम एंड नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपेयर फर्स्ट इन ओल्ड लीफ। क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, हमारे पास एग्जाम्पल आ गए हैं मोबाइल एलिमेंट के, पोटेशियम आ गया है और नाइट्रोजन आ गया है। इसमें क्या कहा है, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं सबसे पहले कहाँ देखे जाते हैं, पुरानी पत्ती, ओल्ड लीफ में देखे जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्या होता है डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। हमने डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। हमने कहा था सबसे पहले हमने क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो क्या होती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, हमने कहा था वह मात्रा जिससे कम मात्रा, वह न्यूट्रिएंट की या पोषक तत्व की वह मात्रा जिससे कम मात्रा देने पर प्लांट में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, या फिर हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो प्लांट के लिए क्या है, हानिकारक है, उसे ही हमने क्या कहा था, डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहा था। यानी कमी से होने वाले जो रोग हैं या कमी से होने वाले जो भी प्रभाव हमें देखने को मिलते थे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स उन्हें कहते हैं। और वो कंसंट्रेशन जिससे कम, वो मात्रा या वो कंसंट्रेशन जिससे कम होने पर वहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहा है, उसे हमने क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहा था। हम पढ़ चुके हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन, डेफिशिएंसी सिम्टम्स और टॉक्सिसिटी। तो अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स और टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो टॉक्सिसिटी कब होगी, जब कोई भी वहाँ पे न्यूट्रिएंट आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, कोई भी पोषक तत्व तो वहाँ पे आवश्यकता से अधिक हो रहा है तो टॉक्सिसिटी हो रही है। और अगर आवश्यकता से कम है तो वहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। आवश्यकता कितनी होगी, एक पर्टिकुलर एक मात्रा होगी, वहाँ पे उस मात्रा से कम अगर वहाँ पे होती है तो वहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो पोटेशियम का जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है या जो नाइट्रोजन का जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, यानी कमी से होने वाले जो प्रभाव हैं, वो सबसे पहले पुरानी पत्ती में देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने कहा ये क्या है, एक मैच्योर लीफ है, यहाँ पे ये क्या है, मैच्योर लीफ है, और ये क्या है, यहाँ पे एक नई लीफ है, नई पत्ती है। तो क्या होता है मोबाइल एलिमेंट में, क्या होता है, हमने कहा समहाउ कोई ऐसे रीजन आ गए, कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है कि यहाँ पे ये जो जड़ें थी, नॉर्मली क्या होता है, जड़ें यहाँ से मिनरल्स और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं और ऊपर की ओर पहुँचाती हैं। तो कुछ ऐसे रीजन आ गए तो कि क्या हुआ, यहाँ पे जो जड़ है, जड़ ने मिनरल्स का अवशोषण नहीं किया, या फिर जड़ ने पोटेशियम और नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं किया। अब जो नई जो पत्ती है, जो अभी क्या है, जो अभी मैच्योर नहीं हुई है, परिपक्व नहीं हुई है, उसे अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में यहाँ पे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
और नाइट्रोजन और पोटेशियम की भी होगी। तो क्या था, इस पत्ती को पोटेशियम की आवश्यकता थी, लेकिन ये जो मैच्योर लीफ है इसमें सफिशिएंट पोटेशियम और नाइट्रोजन था, यानी इसमें अधिक मात्रा में था, क्योंकि इसकी क्या है, पूरी वृद्धि हो चुकी है, ये मैच्योर हो चुका है। तो जब ये मैच्योर हो चुका है, इसके पास क्या था, नाइट्रोजन था, क्योंकि नीचे से नहीं आ रहा है, तो इस पत्ती में क्या किया, अपना पोटेशियम और नाइट्रोजन किसे दे दिया, इस पत्ती को दे दिया। इसे ही कहते हैं मोबिलिटी, इसे ही क्या कह रहे हैं, मोबिलिटी कह रहे हैं। और ये क्या है, यहाँ पे मोबाइल एलिमेंट है। अब क्या हुआ, ये देता रहा, इस जो मैच्योर पत्ती है इसे तो क्या लगातार आवश्यकता है, और ये अपनी जो पोटेशियम और नाइट्रोजन है ये आगे देता रहा। अब क्या हुआ, एक टाइम पे ऐसा भी आएगा कि इस पत्ती में भी जो पोटेशियम और नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहा है जितनी भी उसे आवश्यकता है। तो अब क्या होगा, पोटेशियम और नाइट्रोजन की कमी के प्रभाव सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इस पत्ती में देखने को मिलेगा, जो ओल्ड लीफ है यानी पुरानी पत्ती में हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जो ये मैच्योर लीफ, जो ये इमेच्योर लीफ है, जो यहाँ पे यंग लीफ है, या फिर जिसका भी मैच्योर, जो भी मैच्योर नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या, इसे तो मिलता जा रहा है जब तक कि इस मैच्योर लीफ के पास यहाँ पे न्यूट्रिएंट है, ये देता रहेगा। कौन से न्यूट्रिएंट देता रहेगा, जो मोबाइल है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसके प्रभाव सबसे पहले कमी कहाँ होगी, इस पत्ती में होगी। और जब इस पत्ती ने सप्लाई बंद कर दे तो उसके बाद हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इस पत्ती में देखने को मिलेगा। तो यही लाइन आपको यहाँ पे बताई गई है। तो रीजन क्या बताया, दिस इज बिकॉज एलिमेंट्स आर स्प्रेड फ्रॉम द ओल्डर लीफ टू द यंगर लीफ। क्योंकि क्या आता है, जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, जो पोषक तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं, ओल्ड लीफ से यंग लीफ में ट्रैवल करते हैं। वहीं अगर इमोबाइल एलिमेंट की बात की तो हमने क्या बात की थी, these are the elements that are immobile and are not transported across the cell membrane। यानी कि ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ई मोबाइल एलिमेंट डेफिशिएंसी इन प्लांट्स सच एज सल्फर, कैल्शियम फर्स्ट अपेयर इन यंग टिश्यू एंड लीफ। अब आपको क्या बता रहे हैं, हम इसे दोबारा से क्यों यहाँ पे डिस्कस करें, क्योंकि हम ऑलरेडी इसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए करें क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा सा है। डिफरेंस क्या है, अगर मोबाइल एलिमेंट्स की बात की जाए तो उसकी जो डेफिशिएंसी है सबसे पहले हम पुरानी पत्ती में देखेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया है, जो मोबाइल एलिमेंट है इसकी डेफिशिएंसी सबसे पहले हमें यंग टिश्यू एंड लीफ में मिलेगी। सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलेगी, यंग टिश्यू और यंग लीफ में देखने को मिलेगी। इसी उसमें हम देख लेते हैं डायग्राम में। तो हमारे पास इमोबाइल एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल आए हैं, जैसे सल्फर आ गया, कैल्शियम आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, हम कैल्शियम को मान रहे हैं। क्या हुआ, यहाँ पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, कैल्शियम ऊपर नहीं गया। तो जहाँ पे भी, जहाँ जो भी ग्रोइंग पार्ट होता है, जहाँ पे भी वृद्धि हो रही है जिस पार्ट में, उस पार्ट में पोषक तत्वों की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे ये पत्ती हो गई है, जैसे नए टिश्यू बन रहे हैं, जैसे कली बन रही है, जहाँ पे फूल बन रहा है, जहाँ पे फल बन रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अधिक वृद्धि की आवश्यकता है, तो यहाँ पे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा कि कैल्शियम नहीं अवशोषित हो रहा है, और कैल्शियम ऐसा भी नहीं है कि क्या हो, जो ओल्ड लीफ है, ओल्ड लीफ से वो कहाँ चला जाए, यंग लीफ में चला जाए। क्योंकि हमने कहा था कि जो यहाँ पे मिडिल लैमेला होता है, कौन बनाता है, कैल्शियम बनाता है। तो क्या होगा, सबसे पहले जो कैल्शियम की कमी हमें देखने को मिलेगी वो सीधे कहाँ मिलेगी, जो ग्रोइंग पार्ट होंगे, क्योंकि उन्हें बहुत आवश्यकता होती है, उन्हें नहीं मिली तो कैल्शियम की कमी के प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब पुरानी पत्ती में, ओल्ड लीफ में क्यों नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे क्या हमने कहा था, उनकी वृद्धि हो चुकी है, और वो क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं अपना कुछ अमाउंट होता है पोषक तत्वों का, वो स्टोर भी करते हैं। तभी तो वो अपना जो यहाँ पे नाइट्रोजन और पोटेशियम इसे दे पा रहा था, यंग लीफ को दे पा रहा था, लेकिन किन्हें दे पा रहा था, जो मोबाइल है। अब कैल्शियम इमोबाइल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रोइंग पार्ट्स में देखने को मिलेगा। यही मेन डिफरेंस है दोनों में, मोबाइल में और ई मोबाइल में। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे पहले तो बताइए कि मोबाइल और ई मोबाइल एलिमेंट क्या है, एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि मोबाइल एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे अगर हम कहें कि मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ देखने को मिलेंगे।
यानी मोबाइल एलिमेंट की अगर कमी हो जाती है तो उसके प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें ई मोबाइल एलिमेंट की, कि ई मोबाइल एलिमेंट की कमी हो जाए तो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे इसके प्रभाव। तो मेन क्वेश्चन आएंगे, इससे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा है अलग अलग, हमने न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा, पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा, मिनरल्स के बारे में पढ़ा, हमने उनके क्या देखे, कुछ फंक्शन भी देखे। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों हम नाइट्रोजन को सेपरेटली पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन के क्या फंक्शन है, कैल्शियम के क्या फंक्शन है, पोटेशियम के क्या फंक्शन है, हमने जनरल जो फंक्शन होते हैं वो पढ़ लिए थे। साथ ही साथ हम जब भी किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या है, ये जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं, इनके फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि नाइट्रोजन को हम अलग से पढ़ रहे हैं? उसका रीज़न ये कि सबसे पहले तो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इम्पॉर्टेंट है। यानी कि नाइट्रोजन हमने जब हमने उसके बहुत सारे कैरेक्टर पढ़े थे, सबसे पहले हमने कहा था इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन का, हमने कहा था जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि प्लांट हो या एनिमल, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड बात क्या होती है कि नाइट्रोजन हमारे जो वायुमंडल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो नाइट्रोजन की होती है, 78% हमने बात की थी। तो जब इतनी ज़्यादा अमाउंट होती है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है किसमें, अगर हम बात करें, हमने कहा कि अगर हम नेचुरल फॉरेस्ट की बात करें, जो नेचुरल फॉरेस्ट में फॉरेस्ट आते हैं, आर्टिफिशियल में क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, जिससे हम क्या कराते हैं, खुद से ग्रो कराते हैं। तो हमने कहा कि हम अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में भी क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब जब हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक वायु के रूप में नाइट्रोजन है तो इसकी कमी क्यों होती है, इसका आंसर आपको और मुझे, हमें सबको पता है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो नाइट्रोजन वायुमंडल में होती है N2 की फॉर्म में, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट उसे N2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। उस नाइट्रोजन को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होना पड़ेगा, तभी क्या होती है, वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है। अब जैसे इसको हम ऐसे मान सकते हैं, हमने कहा हमारे पास क्या आइस है, बर्फ है, हमें बहुत प्यास लगी है, लेकिन हमें अपनी प्यास को शांत करने के लिए उस आइस को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम क्या करें, उस बर्फ को हमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि उस लिक्विड को हम पी सकें और हमारी प्यास शांत हो सके। तो है तो हमारे पास आइस, बहुत सारी आइस है हमारे पास, लेकिन उस आइस को हम पी नहीं सकते हैं। उस आइस को पीने के लिए हमें बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम पानी पिएंगे तभी क्या है, हमारी प्यास शांत होगी। सेम वही बात यहाँ पे कि नाइट्रोजन बहुत सारी है N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बहुत सारी नाइट्रोजन है, लेकिन पौधों के द्वारा उपयोगी बनाने के लिए उसे किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तब जाके वहाँ पे जो प्लांट है उसे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे, और उसी नाइट्रोजन से बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसलिए हम सेपरेटली पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन में किस प्रकार से नाइट्रोजन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, क्या उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं, हम जानते हैं उस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहे हैं। यानी कि नाइट्रोजन फिक्स हो रही है कि एक दूसरी फॉर्म में, जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्लांट अवशोषित कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अलग से पढ़ना है कि हमने क्या किया, किस प्रकार से जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन थी वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, किन किन चीज़ों के द्वारा कन्वर्ट हुई, ऐसी कौन सी वहाँ पे जीव थे जिन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स किया था, कैसी किस प्रकार की कंडीशन वहाँ पे पाई जा रही थी, कौन कौन से स्टेप थे वहाँ पे, और किस प्रकार से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की एक पूरी साइकिल बनी हुई है। जिस प्रकार से हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि वाटर क्या है, वाटर जो वायुमंडल और पृथ्वी के बीच में क्या है, एक साइकिल चलती रहती है, उसी प्रकार से नाइट्रोजन की भी एक साइकिल चलती रहती है। तो यही हमें पढ़ना है नाइट्रोजन के बारे में डिटेल में। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने देखना है कि कौन कौन से माइक्रोब हैं वो नाइट्रोजन में वहाँ पे हिस्सेदारी लेते हैं और किस प्रकार से वो अपना वहाँ पे योगदान देते हैं। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है,
आपने देखा है कि कौन से बैक्टीरिया वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डीप में जाएंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, किस प्रकार से, क्यों इम्पॉर्टेंट है और कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम जानेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रो में देखेंगे तो आप पढ़ेंगे which are the elements that are most prevalent in a living organism, यानी कि आप बता सकते हैं कि सबसे जो फेमस कहिए या सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो कौन सा होता है जीवों में। तो आप देखेंगे दे आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा फेमस कहिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहिए। हम 3 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। हम 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे डिड यू नो दैट नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ प्रीवैलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आपको बता रहा है कि आप जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए और पादपों के लिए, दोनों के लिए। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सच एज प्रोटीन, हार्मोन, अमाइनो एसिड, amino acids and vitamins all contain nitrogen. Let's learn more about nitrogen metabolism. क्या आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले आपसे पूछे कि बताइए ऐसे कौन से पोषक तत्व कहिए या एलिमेंट कहिए जो कि जीवों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे फेमस है। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका नाम बार बार आता है और जो क्या होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सेकेंड बात क्या आपको क्या बताई गई है कि जो नाइट्रोजन होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट घटक है। किस किस का घटक है आपको बताया, ये किस किस का घटक है, हार्मोन्स का, प्रोटीन का, अमाइनो एसिड्स का, विटामिन का, इन सब का क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट घटक है। अब हम क्या जानेंगे, थोड़ा सा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में जान लेते हैं। तो क्या होता है आप देखेंगे मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ केमिकल प्रोसेस विच इज कैरिड आउट कन्वर्ट सब्सटेंस इनटू अ यूजेबल एनर्जी फॉर्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ये एक केमिकल प्रोसेस का एक सेट है। केमिकल प्रोसेस, यहाँ पे बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसके सेट को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या होता है वहाँ पे जो सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है उसे यूजेबल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है उसे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज मेनली बेस्ड ऑन द रिसाइक्लिंग ऑफ अमोनिया इनटू द नेचुरल और चार्ज्ड फॉर्म अमोनियम आयन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मेनली क्या है, एक साइकिल चलती है जिसमें यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा, अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। द मेन पार्ट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज नाइट्रोजन साइकिल। यानी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की जो इम्पोर्टेंट पार्ट कहिए या इम्पोर्टेंट प्रोसेस कहिए वो क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है। इसी के द्वारा हम जानते हैं किस प्रकार से जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के द्वारा वहाँ पे यूज की जाती है। तो आप क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें हम देखेंगे डिफरेंट वेज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलग अलग वेज होते हैं, वो कौन से होते हैं उसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्यों आवश्यकता है। तो आप देखेंगे प्लांट्स आर मेन सोर्स ऑफ फूड। जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, सबसे मुख्य स्रोत होते हैं भोजन का। ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर हम अपने केस में देखें तो हमारा जो मुख्य स्रोत है जो फूड का वो क्या है, प्लांट है। हमारा अधिकतर जो भोजन आता है वो प्लांट से ही आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट यूजिंग अ वेरियस एलिमेंट्स व्हिच दे ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज वेल एज फ्रॉम द सॉइल। साथ ही साथ क्या होता है, हम प्लांट से बहुत सारे हम यहाँ से न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों को ऑब्टेन करते हैं।
कौन कौन से होते हैं वो? कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, बहुत सारे मिनरल्स हो गए हैं। तो इन सबको हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? प्लांट फिक्स करते हैं अपने आप में, एटमॉस्फेयर से फिक्स करेंगे या फिर सॉइल से क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, मिट्टी से कंज्यूम करेंगे, और उनके द्वारा क्या होता है? ये जो पोषक तत्व होते हैं हम इन्हें कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट इंक्लूड नाइट्रोजन एज वेल। तो इस ग्रुप में क्या होता है? नाइट्रोजन भी इंक्लूड होता है। क्या बात की हमने जब ये लाइन हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि बाय प्लांट यूजिंग वेरियस एलिमेंट विच दे ऑब्टेन फ्रॉम द, हम कह रहे थे द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय अ प्लांट। यानी जो न्यूट्रिएंट हम प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं उसे क्या करते हैं? प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, प्लांट बनाते हैं या फॉर्म करते हैं या फिक्स करते हैं बाय प्लांट्स यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स विच दे ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यानी कि या तो वो उन्हें फिक्स करने के लिए, इन न्यूट्रिएंट को फिक्स करने के लिए एलिमेंट को एटमॉस्फेयर से लेते हैं या फिर सॉइल से लेते हैं। और इस ग्रुप में कौन इंक्लूड है? नाइट्रोजन इंक्लूड है, क्योंकि हमने कहा था कि जो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है? हमने कहा था कि यहाँ पे जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो अमाइनो एसिड है। ये जो अमाइनो एसिड की चेन है, ये क्या है? अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है। तो ये जो पूरी अमाइनो एसिड की चेन होती है, ये इसी को क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। और अगर हम एक अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड से जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन इंक्लूड होता है हर एक अमाइनो एसिड में। हर एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इस चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये चेन नहीं बनी तो वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। प्रोटीन क्या है? हमारा न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, जिसे हम प्लांट से लेते हैं। तो वही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? तो आप देखेंगे प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एंड यूटिलाइज इट इन द प्रोसेस ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस। कहाँ से प्राप्त करते हैं? सॉइल से प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन को। लेकिन नाइट्रोजन को सॉइल में कौन फिक्स करेगा? वो बहुत सारे कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो वहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तभी जो प्लांट्स है वो सॉइल से फिक्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे। यानी ये जो नाइट्रोजन दी जा रही है सॉइल से, किस प्रकार की नाइट्रोजन होगी? फिक्स नाइट्रोजन होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे, अनलाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कांट बी ऑब्टेन थ्रू अ स्टोमेटा ऑफ अ लीफ। यानी आपको क्या बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के जैसे जैसे क्या होता है प्लांट में, अगर CO2 को लेना है प्लांट को तो वो कहाँ से लेगा? स्टोमेटा से लेगा। स्टोमेटा जो कि पत्तियों पे जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन को इस प्रकार से नहीं लिया जा सकता है, यही आपको बताया गया है। Because the nitrogen gas present in the atmosphere can't be directly used by the plant। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है डायरेक्टली प्लांट उसे यूज नहीं कर सकते हैं। There are certain bacteria and some natural phenomena that help in the nitrogen fixation। ये बात हमने कर ली थी कि यहाँ पे क्या है, आपको क्या बताया गया? सबसे पहले आपको बताया गया है कि हम जो अपना फूड लेते हैं वो प्लांट से लेते हैं, और हमारे फूड में सारे ही पोषक तत्व शामिल होते हैं, जिसमें से प्रोटीन भी शामिल होगा। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन वहाँ पे चाहिए होता है। नाइट्रोजन को प्लांट कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। अब सॉइल में जो नाइट्रोजन होती है वो किस प्रकार की होती है? फिक्स नाइट्रोजन होती है। और उस नाइट्रोजन को कौन फिक्स करेगा? यहाँ पे आपको बताया गया है कि सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, कुछ नेचुरल फिनोमिना होते हैं, कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिससे कि वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स होती है, और प्लांट उसी नाइट्रोजन को यूज करके वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही आपको बताया गया है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन को कंज्यूम करने से पहले प्लांट को उसे फिक्स करना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसकी एक छोटी सी हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। हमारे पास हमने जो डेफिनेशन आई है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन एनी नेचुरल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट कॉज फ्री नाइट्रोजन
which is a relatively nitrogen gas plentiful in air to combine chemically with the other elements to form more reactive nitrogen compounds such as ammonia, nitrates और नाइट्राइड्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, फ्री फॉर्म में होती है। अब बहुत सारे फिनोमिना आते हैं, हम आगे देखेंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है क्या हो रही है। नाइट्रोजन जो फ्री नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में, नाइट्राइट्स की फॉर्म में, अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है आगे जाके हम देखेंगे कि बायोलॉजिकली और ए बायोलॉजिकली दोनों ही तरीके से होता है। यानी ए बायोलॉजिकली हम बात करें तो वहाँ पे क्या होंगे, बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होंगे, कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फिर अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने क्या पढ़ा है, जो हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया की हेल्प से यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, यानी कि नाइट्रोजन क्या है, अदर एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता है। येट नाइट्रोजनस कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल फर्टाइल सॉइल, यानी कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं वो सब फर्टाइल सॉइल में पाए जाते हैं, यानी कि उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसमें पाए जाते हैं। इन ऑल लिविंग थिंग्स, इन मैनी फूड स्टफ, इन कोयल एंड इन such naturally occurring chemicals as a sodium nitrate and ammonia nitrogen। यहाँ पे आपको बताएगी कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे फूड स्टफ में, कोयल में और बहुत सारे जो नेचुरली अकरिंग केमिकल्स होते हैं जैसे कि सोडियम नाइट्रेट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे अमोनिया में क्या आता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या बात की गई है, नाइट्रोजन इज ऑल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी लिविंग सेल एज वन ऑफ द केमिकल कंपाउंड ऑफ डीएनए। आपको क्या बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में पाया जाता है। किस रूप में पाए जाते हैं, डीएनए के फॉर्मेशन के लिए हमने कहा था, जब हमने कहा था कि वहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्या देखा था, हमने देखा था यहाँ पे कि जब शुगर, फास्फोरस और ऐसे ही शुगर और फास्फोरस है तो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या होता है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट की एक चेन है, दूसरी चेन क्या है, शुगर फॉस्फेट की दूसरी चेन है। तो दोनों ही चेन क्या है, वहाँ पे डीएनए जो डबल स्ट्रैंड है वो है। बीच में क्या होता है, वहाँ पे नाइट्रोजन के बॉन्ड लगे होते हैं। तो यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है कि क्या है कि जो डीएनए होता है, यहाँ पे ये जो डीएनए होता है किसका, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके निर्माण में नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो ये बात की हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, फ्री फॉर्म में होती है। जब भी आपको N2 की फॉर्म में दिखाई दे तो नाइट्रोजन क्या होगा, फ्री फॉर्म में होगा। किस प्रकार की गैस यहाँ पे बोला है, इसे इनर्ट गैस बोला है। तो क्या होती है, यहाँ पे अगर हम एयर की बात करें, यानी कि हम अपने वातावरण में कहें तो क्या होती है, इसकी सफिशिएंट मात्रा होती है, यानी काफ़ी अधिक मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्री नाइट्रोजन को मोर रिएक्टिव नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, मोर रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। यानी कि ये जो नाइट्रोजन होगी ये उतनी रिएक्टिव नहीं होती है, उतनी क्रियाशील नहीं होगी जितनी कि ये होगी कौन सी, जिसे फिक्स कर दिया गया है। कौन कौन सी फॉर्म में कर लिया गया है, हमने कहा अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में से कन्वर्ट कर लिया गया है। ये क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू फ्री नाइट्रोजन। यानी फ्री नाइट्रोजन के कंपैरिजन में जो यहाँ पे फिक्स नाइट्रोजन है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी। ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब जो नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, अभी तक हमने सिंपली हम पढ़ते आ रहे थे, जो नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन को जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ने क्या किया, उसे
कन्वर्ट किया, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर प्लांट ने उसे एब्जॉर्ब किया और उसे यूटिलाइज किया और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इससे पहले अब हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन हो रहा है सिर्फ बायोलॉजिकली नहीं होता है बल्कि ए बायोलॉजिकली भी होता है। तो किस प्रकार से होता है हम देखेंगे, लाइटनिंग के थ्रू भी होता है, इंडस्ट्रियल वे में भी होता है। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी क्या करती हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और लाइटनिंग के थ्रू भी क्या होता है, कुछ अमाउंट नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, चाहे हम इंडस्ट्रियल वे में कहेंगे, चाहे हम लाइटनिंग के थ्रू कहेंगे, नेचुरल फिनोमेना के थ्रू कहेंगे, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, ये कम मात्रा में होगा। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकली कहें, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है वो बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्स होती है वो लार्ज अमाउंट में आती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हेडिंग आया, हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नेचर एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नेचर में हम किस प्रकार से वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखते हैं, हम देखते हैं हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है, वहाँ पे लाइटनिंग होती है यानी बिजली का चमकना जिसे हम कहते हैं, या फिर यूवी रेडिएशन पड़ती है, और यूवी रेडिएशन से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड वहाँ पे बनाती है। वहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। पहले N2 की फॉर्म में था और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे NO2 NO3, वहाँ पे क्या होगा, उसका फॉर्मेशन होगा। अगर हम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखें तो हम देखेंगे कि जैसे एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, इन सभी के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे क्या होगा कि इंडस्ट्री में नाइट्रोजन को क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। और इसके बाद इसके ये जो आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है या फिर वहाँ पे जो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ किस प्रकार से हुआ है। और जो हम मेनली पढ़ेंगे, मेन जो हमारी हेडिंग है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे जो नाइट्रोजन साइकिल है उसके अंदर क्या हो रहा है। मेन हमारा क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। इससे पहले हमें 2 हेडिंग और पढ़नी है। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइप हैं इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।